अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान का जो हमारी सीरीज़ है उसमें लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स किए थे उसमें हमने देखा था कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, कौन सी इकॉनमीज पुअर होती हैं, पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, और जितने भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमने देखा था। आज हम इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान जो है उसको थोड़ा सा देखेंगे, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं उसके इम्पोर्टेंट वो देखेंगे कि किन किन बेसिस के ऊपर पॉलिसीज़ जो हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पाकिस्तान की बनाई गई, ठीक है, और उनके हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो देखने को मिले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इकॉनमी पाकिस्तान की इकॉनमी है 27th लार्जेस्ट इकॉनमी है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। ठीक है, अगर परचेजिंग पावर की बात करें, परचेजिंग पावर का ये मतलब होता है कि हमारे एक यूनिट ऑफ जो मनी है उससे कितनी अमाउंट ऑफ गुड्स जो हैं हम खरीद सकते हैं, गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, तो परचेजिंग पावर के हिसाब से हम देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो 27th लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया की। ठीक है, और 15th लार्जेस्ट इकॉनमी है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट डॉलर टर्म्स। परचेजिंग पावर पावर पैरिटी भी एक इकोनॉमिक टर्म होती है, बेसिकली इकोनॉमिक इंडेक्स होता है, ठीक है, मैट्रिक्स होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, उनकी करेंसी को, ठीक है, और देखते हैं कि बास्केट ऑफ गुड्स में से जो है कितनी चीज़ें आ रही हैं। बेसिकली इसके अंदर कंट्रीज़ की जो करेंसीज होती हैं उनका कंपैरिजन करते हैं कि एक कंट्री की करेंसी के साथ जो है एक यूनिट से इतनी गुड्स जो हैं बास्केट की वो आ रही हैं, और दूसरी करेंसी में से इतनी गुड्स जो हैं वो आ रही हैं। फॉर एग्जांपल 1 रुपी ऑफ पाकिस्तान से जो गुड्स आएंगी उनको रखा जाए और $1 से जो भी गुड्स आएंगी, ठीक है, वो हम इसकी परचेजिंग पावर पैरिटी होगी। परचेजिंग पावर पैरिटी जो है ये अलाउ करती है फॉर इकोनॉमीज टू कंपेयर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, बेसिकली ये इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं, ठीक है, उनको इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को मैयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी को, और किसी भी एरिया के, किसी भी कंट्री के जो लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को मैयर करने के लिए भी हम परचेजिंग पावर पैरिटी को मैयर करते हैं। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की इकॉनमी टुडे अगर हम इसकी बात करें तो सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी है, ठीक है, विच मेनली एनकम्पसेस टेक्सटाइल, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर और अदर इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें तो जब हम 1947 में देखते हैं, जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली इंडिया से, तो क्या हुआ कि उस टाइम पे हम एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी थे। ठीक है, हमारा जो एग्रीकल्चरल पोर्शन था इकॉनमी का, एग्रीकल्चर सेक्टर था, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही थी। और लेकिन इसमें एक ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम हमारे पास पाकिस्तान के दो हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, जो ये दोनों पोर्शन मिला के 50% जो उसका था जीडीपी का, ये प्रोपोर्शन दे रहे थे। ठीक है, लेकिन जब 1971 में हमारा हाफ पोर्शन जो बांग्लादेश बन गया, ठीक है, वो जब हमसे अलहदा हो गया, तो उसके बाद जो इकॉनमी है, जो पाकिस्तान की टेरिटरी है, वो एग्रीकल्चरल बेस्ड नहीं रही। ठीक है, सो अब हम आज के दौर में इसको ये नहीं कह सकते कि हमारी इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है। उस टाइम पे सिर्फ हम इस वजह से कहते थे कि जो हमारा बांग्लादेश वाला हिस्सा हमारे साथ था वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज था एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के अंदर। इस वजह से जो है हमारा उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन अब जो है हम सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी है, ना हम इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी है और ना ही हम एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, बल्कि हम सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी है। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो 8th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है एशिया का। ठीक है, और कंट्रीब्यूट करता है तकरीबन 8.5% ऑफ जीडीपी में। टेक्सटाइल में भी हम बेसिकली हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो कॉटन टेक्सटाइल्स के अंदर है। ठीक है,
हमारी जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल टॉवल्स हो गए या फिर बेड शीट्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट टेक्सटाइल आइटम्स जो हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और लेकिन हम क्वांटिटी में तो बल्क क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्वांटिटीज में जो क्वालिटी है हमारी वो काफ़ी टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ होती जा रही है, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड टेक्सटाइल मार्केट जो है, उसके अंदर हमारी क्वालिटी की खास वर्थ नहीं रही, ठीक। 45% ऑफ टोटल लेबर फोर्स जो है वो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, ठीक है, या इंडस्ट्री के अंदर काम करता है हम कह सकते हैं। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 26% ऑफ जीडीपी का पोर्शन जो है वो हमें देता है, ठीक है। अभी भी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ज़्यादा पोर्शन देता है, लेकिन क्योंकि अब जो है मेजर हमारा जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है, इकोनॉमी का सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है जीडीपी का हम हासिल करते हैं। मेजर जो क्रॉप्स है हमारी एग्रीकल्चर, उसमें जो है वो शुगर कैन है, वीट है, राइस है, कॉटन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को अगर थोड़ा सा हम देखें तो पहली 5 अगर डिकेड्स की बात करें, उसमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा वीक था, ठीक है। हम न्यूली इमर्जिंग इकॉनमी थे और हमारे पास स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी, फाइनेंशियल तौर पे भी हम बहुत ज़्यादा वीक थे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है हमें एक अपनी रेपुटेशन वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के अंदर उस टाइम पे बनानी थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमारे ट्रेड रिलेशंस भी नहीं थे, तो इस वजह से जो फर्स्ट 5 ईयर की ग्रोथ है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हमारी अच्छी नहीं थी, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर्स में हमने कोशिश ये की कि हम अपने इंडस्ट्रीज़ को जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करें, और उसके लिए हमने इंपोर्ट करना स्टार्ट किया कैपिटल गुड्स को और टेक्नोलॉजीज़ को, ठीक है, जिससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में जाने लग गया। और लेकिन उस टाइम पे हमारे जो ट्रेड रिलेशंस थे वो वर्ल्ड डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ थे, फॉर एग्जांपल जापान, कोरिया, हांगकांग, ठीक है, इनके साथ हमारे जो ट्रेड रिलेशंस थे। और ये कंट्रीज जो थी ये स्पेशलाइज कर रही थी इन कैपिटल गुड्स जो कि हमें चाहिए थी, और हम उनको अपनी एग्रीकल्चरल प्राइमरी गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करते थे, और उनसे इन रिटर्न कैपिटल गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट करवा लेते थे, ठीक है। उस टाइम पे ये कंसीडर किया जाता था कि जिस भी कंट्री की इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी वहाँ वो कंट्री जो है वो एक पावरफुल कंट्री कंसीडर की जाएगी। अगर किसी भी कंट्री की इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो वो एक पुअर या फेल इकोनॉमी जो है वो कंसीडर की जाती थी, ठीक है। सो हमने इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, अपनी इंडस्ट्री लगानी स्टार्ट की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की, ठीक है। बहुत सारे यूनिट्स जो हैं उसके अंदर प्लांट्स लगाए, ठीक है, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने इस टाइम पीरियड के अंदर हमने अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको टोटली तौर पे निगलेक्ट किया, ठीक है। जब वो निगलेक्ट हुआ तो क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स हमारे पास फूड की स्कैरसिटी हो गई, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो भी ज़्यादा थी, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा थी, और हमारा फूड की जो प्रोडक्शन थी वो इतनी नहीं थी कि हम अपने जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें, ठीक है। तो हमें एट द एंड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स हमें जो है फूड आइटम्स के लिए को भी इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि कंट्री के अंदर फूड की स्कैरसिटी हो गई, ठीक है। सो नेक्स्ट जो 5 ईयर्स थे उनके अंदर ये प्लान किया गया कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएंगे, हम इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रमोट करेंगे, और हमें ये जो था रियलाइज हो गया उस टाइम पे कि अगर हमने सरवाइव करना है वर्ल्ड में तो हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी 1960s में आई थी, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि जो है हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, इन्वेस्टमेंट की, ट्यूबवेल्स लगाए, ठीक है, अपने इरिगेशन सिस्टम को बेहतर किया, और साथ साथ जो फार्मर्स थे, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए। 1952 में फर्स्ट लैंड रिफॉर्म आया कंट्री में, ठीक है, और 1959 में फर्स्ट लैंड रिफॉर्म आया कंट्री में। और उसके बाद क्या हुआ कि जो टेनेंट और लैंड लॉर्ड का रिलेशन था उसको भी जो है मद्देनज़र रख के हमने पॉलिसीज़ बनानी स्टार्ट की,
ठीक है, जो ऐसे फार्मर्स थे जो कि कल्टीवेशन करना चाहते थे लेकिन उनके पास लैंड नहीं था, उनको इजी टर्म्स के ऊपर लैंड, चीप रेट्स के ऊपर लैंड प्रोवाइड किया जाने लगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक एक बना जिसका काम ही ये था कि चीप इंटरेस्ट के ऊपर या चीप जो है उसके ऊपर कॉस्ट के ऊपर पुअर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करे ताकि वो अपनी एक तो कल्टीवेशन का प्रोसेस जो है वो जारी रख सकें और साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजीज को भी अडॉप्ट कर सकें। अब जो कल्टीवेशन होती है या इरिगेशन जो सिस्टम होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो होती है वो वाटर की, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, इसके लिए हमने अपना इरिगेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा इंस्टॉल किए। लेकिन उस टाइम पे एक और मसला ये आया कि हमने जो ज़्यादा ट्यूबवेल्स इंस्टॉल किए वो पंजाब के एरिया में किए, बाकी जो प्रोविंसेस थे वो इससे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी का शिकार हुए और जो है इकॉनमी के अंदर इनइक्वालिटी प्रिवेल होने लगी। ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ पंजाब में जो ट्यूबवेल्स थे वो इंस्टॉल करने की मेन वजह ये थी कि जो सिंध का एरिया था वहाँ पे सलाइन वाटर का इशू था बहुत ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे हम ज़्यादा ट्यूबवेल्स नहीं लगा सके। और जो दूसरा बलूचिस्तान और दूसरा एरियाज थे उनके अंदर हिली और माउंटेनी स्टोनी एरियाज थे। ठीक है, और उनके अंदर जो डिगिंग का प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा ट्यूबवेल्स इंस्टॉल नहीं हो सके। इसके साथ हमने हैवी ट्रैक्टर्स जो हैं वो इंपोर्ट करवाए। ठीक है, और जिससे हमारी कल्टीवेशन जो है वो बेहतर हुई, क्रॉप की आउटपुट बेहतर हुई और हमारा जो ओवरऑल इंडिकेटर्स थे इकॉनमी के वो बेहतर हुए। अब उस टाइम पीरियड को हम डिकेड ऑफ डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम पीरियड था 1960s वाला। ठीक है, और जो है उसमें जितने भी इंडिकेटर्स थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जितने भी हमारे टारगेट्स थे, इकोनॉमिक टारगेट्स थे, हमने उनको अचीव किया। पाकिस्तान जो है was very poor and predominant agriculture country when it gained independence in 1947। ठीक है, हम predominant थे, agricultural country थे जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। एनुअल जो जीडीपी ग्रोथ रेट था उस टाइम पे 4.7% था। लेकिन जब 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, और हमने अपने इंडिकेटर्स को इम्प्रूव किया तो हम जो है 6.8% ग्रोथ रेट के ऊपर चले गए। फिर 1970s में फिर हमारा जो बांग्लादेश वाला हिस्सा अलहदा हुआ और वॉर हुई कंट्री के अंदर, और इसके साथ साथ और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो वेदर कंडीशंस क्रिटिकल थी। भुट्टो साहब का टाइम पीरियड था ये, और इसमें जो है फ्लड आया। फिर जो क्रॉप थी हमारी उसको पेस्टिसाइड अटैक हुआ। ठीक है, तो उसमें भी हमारी जो ग्रोथ इंडिकेटर्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। 4.8% हमारा ग्रोथ रेट था उस टाइम पे। फिर 1980s की बात अगर करें हम तो हमारा जो उस टाइम पे ग्रोथ रेट था दोबारा इम्प्रूव हुआ। मिलिट्री जो रिजीम था ये, ठीक है, और इसमें हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 6.5% था। 1990s में 4.6% था हमारा, और इस टाइम पे हमने जो है 1988 के बाद जब हमने सैप को ज्वाइन किया, ठीक है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है हमने उसको साइन किया, जो कि एक एग्रीमेंट होता है जब भी हम आईएमएफ के पास या वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो हमें एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के तौर के ऊपर हमें एक हमारे साथ एग्रीमेंट करता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको साइन करने के बाद हमने अपनी ट्रेड की जो पॉलिसीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा चेंज किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को हमने बहुत ज़्यादा चेंज किया। ठीक है, सो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री में। अब देख लेते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसके मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम हमारा ये है कि पावर्टी। ठीक है, हम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं और हम सेव लेस करते हैं। जब जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो हम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो फूड आइटम्स हो। ठीक है, चाहे वो सर्विसेज हों, तो वो हम सारी कंज्यूम करने की तरफ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सेव करना। जब सेव नहीं होती चीज़ें तो हम दोबारा उनको री इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप इकॉनमी के अंदर क्रिएट हो जाता है। क्योंकि पॉपुलेशन तो बाय द टाइम जो है इंक्रीज होती जा रही है, और जो है टाइम की नीड भी है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जाए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारा जो गैप है वो क्रिएट हो रहा है।
इंपोर्ट हम कम करते हैं और एक्सपोर्ट लेस करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट हम अगर ज़्यादा करते भी हैं तो क्वांटिटी वाइज हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, और हमारी जो एक्सपोर्ट हैं वो भी बेस करती हैं प्राइमरी गुड्स के ऊपर, जिनमें टेक्सटाइल गुड्स हैं, कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल गुड्स हैं, ठीक है, या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो कि पेरिशेबल गुड्स हैं, ठीक है। और हमारी मेजर जो एक्सपर्टीज़ हैं वो एग्रीकल्चरल प्राइमरी गुड्स के ऊपर ही हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर देखें तो हम इंपोर्ट जो करते हैं चीज़ें, वो हैवी मशीनरी को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में जाता जा रहा है, ठीक है। हाई फिजिकल डेफिसिट और इन्फ्लेशन, ठीक है, हमारे पास जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। फिजिकल डेफिसिट हाई होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है हमारी बहुत ज़्यादा डेफिसिट में जाती जा रही है, गवर्नमेंट बोरो करके अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो टैक्स, गवर्नमेंट का बेसिकली जो इनकम होती है वो टैक्स फ्रॉम टैक्स जनरेशन होती है। तो गवर्नमेंट जो है और उन टैक्सेस से गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है और फिर उसके बाद पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करती है। सो जब हमारा गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी डेफिसिट में होगी तो नए वेलफेयर प्रोजेक्ट्स जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकेगी। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो है क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस जब कांस्टेंट टाइम पीरियड के अंदर जो है वो इंक्रीज होती जाएं, तो कांस्टेंट बेसिस के ऊपर इंक्रीज हो रही हो तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन भी ओवर द ग्लोब जो है इन्फ्लेशन आ रही है, जिसकी बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, ठीक है। अब इवन पेंडेमिक के बाद जो है वो तो इन्फ्लेशन राइज होती जा रही है, जिसकी 4-5 मेन रीजंस हैं, ठीक है। सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हुई है, उसके बाद डिमांड गैप आने लग गया, ठीक है। लोगों ने उस टाइम पे सेव बहुत किया, ठीक है, ट्रैवलिंग पे सेव हुआ, उसके बाद जो डिफरेंट शॉपिंग वगैरह थी उस पे सेव हुई चीज़ें, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो क्लोज हो चुकी थी। तो अब जो जैसे चीज़ें खुली तो क्या हुआ कि लोगों ने इन दोबारा से परचेजिंग अपनी स्टार्ट की, तो वो इकॉनमी के अंदर पैसा ज़्यादा जब आ जाता है तो चीज़ों की प्राइसेस जो है वैसे ही इंक्रीज होने लग जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड इज श्रिंकिंग, हमारा जो ट्रेड के अंदर शेयर है, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर शेयर है वो कम से कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारी क्वालिटी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं, ठीक है। हम क्वालिटी जो हाई क्वालिटी की चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है वो कम होती जा रही है। बैडली लैग इन सोशल इंडिकेटर्स, ठीक है, हमारे सोशल इंडिकेटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बू हाली का शिकार होते जा रहे हैं, ठीक है। हम अपने सोशल इंडिकेटर्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे, ठीक है। सो ये भी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की इकॉनमी, करप्शन बहुत ज़्यादा इकॉनमी के अंदर, ठीक है, आप देखें। उसके अलावा जो है वो थेफ्ट और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो कि हमारे सोशल नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। फिर एनर्जी और वाटर की शॉर्टेज है हमारे पास, ठीक है। जब भी किसी इकॉनमी के अंदर एनर्जी क्राइसिस आता है तो इकॉनमी जो है वो इस काबिल नहीं रहती कि वो अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सके, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल शॉर्ट जो लोड शेडिंग है वो रहेगी पूरा पूरा दिन, तो जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह वाटर की शॉर्टेज अगर होगी इकॉनमी के अंदर, क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर की, तो उससे हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है सबसे पहले, ठीक है। जब हेल्थ इफेक्ट होगी तो उससे भी लेबर की प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी, ठीक है। और भी बहुत सारी इसमें इंडिकेटर्स आ जाते हैं जो कि एनर्जी और वाटर से लिंक की चीज़ें। फिर गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन क्राइसिस है हमारा, ठीक है। पॉलिसी हम बनाते तो हैं लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और उसमें भी हमारी करप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर ही बात करते रहते हैं, ठीक है, वो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर बात करना की तरफ नहीं आते, ठीक है। उनका मेन इंटरेस्ट जो होता है वो इक़्तिदार में आना होता है, बजाय के वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करें। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है हमारी कंट्री की वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सारी हमारी मेजर प्रॉब्लम्स है इकॉनमी की, जिनको अगर हम फिंगर टिप्स पे भी याद रखें तो इवन हर एक इंसान जो है वो हम इन्हीं बातों के ऊपर बात करता हमें नज़र आता है।
अब सजेस्टेड सॉल्यूशंस क्या हैं? ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स तो देख ली, हमने कुछ हिस्ट्री भी देख ली, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी देख लिया, अब प्रॉब्लम्स को भी देख लिया। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। अगर हम इकॉनमी को इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। हमारी कंट्री की फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होने की मेन वजह जो है वो टेररिज्म है। ठीक है, जब भी किसी कंट्री ने किसी इंसान ने या किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना होता है, तो वो उसकी हेल्थ देखता है बेसिकली। ठीक है, कि इस कंट्री के अंदर ग्रो करने का चांस कितना है, मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वह मेरी मुझे उससे कितना प्रॉफिट जो है वो जनरेट होगा। जब भी एक कंट्री के अंदर किसी के अंदर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हो, ठीक है, यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा हो, तो उससे क्या होता है कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड नहीं हो पाता इन्वेस्टमेंट करने का। सो हमें अपनी जो सोशल कंडीशंस हैं कंट्री की, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो है पोटेंशियल है, वो दोबारा से मेंटेन हो सके। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो। ठीक है, तो जब प्राइवेटाइज्ड होती हैं चीज़ें, तो उसमें ज़्यादा चांस होता है कि जो है रेवेन्यूज ज़्यादा जनरेट होते हैं, और जो इंडिकेटर्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं। फिर माइक्रो क्रेडिट्स, लोगों को आसान के एक साथ के ऊपर और छोटे टर्म्स के ऊपर लोन प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो है इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा बेसिकली। अगर कोई इंसान जो है वो 10,000 का लोन उसको रिक्वायर्ड है, और अगर एक बैंक की लिमिट ही मिनिमम जो है वो 50,000 है, या फिर उसका जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो जो पुअर है वो इस काबिल नहीं होगा कि वो उससे जाके लोन ले सके। तो अगर हम जो है शॉर्ट टर्म्स के ऊपर या और छोटे स्मॉल लेवल के ऊपर लोन प्रोवाइड करें लोगों को, तो जो है इससे इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आती है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा हमारा गैप है। ठीक है, लोग रिसर्च नहीं करते कि किन इंडिकेटर्स को इम्प्रूव किया जाए, और ताकि डेवलपमेंट के पाथ को हम अचीव कर सकें। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज नहीं लेके आ सकते, एनर्जी का क्राइसिस है यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस की वजह से इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इसके अलावा हाई बिल्स हैं। ठीक है, अगर हम एनर्जी को अडॉप्ट कर भी लेते हैं, तो जो उनकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी पड़ जाती है, जो कि प्रोड्यूसर जो हैं वो बियर नहीं कर पाते। ट्रेनिंग ऑफ लेबर, लेबर जो है वो अनस्किल्ड है हमारे पास। ठीक है, बहुत सारी ऐसा जो एरियाज हैं, रूरल एरियाज, वहाँ पे लेबर को स्किल करने का बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, सो वो एग्रीकल्चर में भी बेशक काम कर रहे होते हैं, हर एक जो भी इंसान किसी भी सेक्टर में काम कर रहा था, तो उसको उस सेक्टर से रिलेटेड एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आपको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी चीज़ों की, कि किस टाइम पे सीड लगाना है, किस क्वालिटी का सीड लगाना है, या फिर और भी जितनी प्रोसेसेस हैं वो किस टाइम के साथ करने हैं, तो प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। अगर नहीं करेंगे हम, तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लैकिंग में चली जाती है। फिर डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, अगर इकॉनमी में हम इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज करें, तो लोग इजी टर्म्स के ऊपर लोन लेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसमें बूस्ट आएगा। और साथ साथ सब्सटीट्यूट्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करें, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें, बजाय कि हम इम्पोर्टेड ऑयल को यूज़ करें एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। हम अपनी जो हाइडल है, या फिर हम सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, उसको हम यूज़ करें अपने जो इलेक्ट्रिसिटी या जनरेशन में, ताकि जो क्राइसिस है उसको डिस्ट्रीब्यूशन और जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का गैप है उसको रिकवर किया जा सके। इसके साथ साथ जो मेंटेनेंस है वायर्स की, या जो ट्रांसमिशन की मेंटेनेंस है, उसको भी इंश्योर किया जाए, ताकि जो गैप इसके अंदर आ रहा होता है, 30 to 35% एनर्जी हम सिर्फ ट्रांसमिशन और प्रोडक्शन लॉसेस की वजह से जो है वो ज़ाया कर देते हैं। तो इन चीज़ों को ओवरकम किया जाए, इनके बारे में पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, नए प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करवाए जाएँ, ताकि जो है ओवरऑल इकॉनमी जो है वो बेटरमेंट की तरफ मूव कर सकें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।